वेस्ट बंगाल की सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट का ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 21 जनवरी 2007 को और 3 अक्टूबर 2008 को सर रतन टाटा जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली सिंगूर छोड़ने की बात करी। इन 1 साल 8 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि टाटा मोटर्स को सिंगूर में अपनी नया $2,500 की कंस्ट्रक्शन तोड़ना पड़ा और सिंगूर से एग्जिट ले ली। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा नैनो सिंगूर कंट्रोवर्सी के बारे में। रतन टाटा जी ने एक मीठी ख्वाब देखी थी, हम भारतवासी को 1 लाख रुपीस में कार देने का, और इसी सपने को साकार करने के लिए वेस्ट बंगाल की सिंगूर में टाटा नैनो का प्लांट लगाने का सोचा, जहाँ से टाटा नैनो फुल्ली रेडी होके भारत की सड़कें पर दौड़ने वाला था। रतन टाटा जी का वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो प्लांट लगाने का पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, वेस्ट बंगाल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, जिससे बंगाल की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके। क्योंकि उनको लगा देश के इस कोने पर इंडस्ट्री काफ़ी समय से काम नहीं कर रहा है, और उन्होंने ये भी मानता था कि वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार ने राज्यों में इंडस्ट्री लाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बोर्ड को राजी किया वेस्ट बंगाल आने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने टाटा को 6 साइट्स ऑफर की, जिनमें से टाटा सिंगूर को चुना। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था। प्रॉब्लम शुरू हुई अब। टाटा मोटर्स का नैनो फैक्ट्री लगाने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 1894 की लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 997 एकड़ लैंड एक्वायर करा। विवाद उसी से ही शुरू हुआ। जो 997 एकड़ फार्मलैंड पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा टाटा को प्रपोज किया गया था, उनमें से काफ़ी सारा लैंड पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा ओनर से फोर्सफुली लिया गया था। इवन जिस लैंड ओनर ने अपनी मर्जी से सरकार को लैंड दिया था, टाटा को वेलकम करते हुए उन्हें जमीन का एक्चुअल भाव तो छोड़ो, ठीक से कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। और जिस लोगों का घर उस प्रपोज्ड लैंड के अंदर था, उन्हें नया घर देने का प्रोसेस काफ़ी स्लो था, इवन ठीक से फॉलो भी नहीं किया गया था। टाटा मोटर्स की साइट सिंगूर में सबसे अनुकूल था कृषि के लिए। इवन सिंगूर वेस्ट बंगाल की सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक है। सिंगूर की लगभग पूरी आबादी कृषि पर डिपेंड है, और फैक्ट्री होने से मोर देन 1000 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल पाता, तो बाकी लोगों को अपनी आजीविका के लिए खतरा महसूस हुआ। इसके कारण पश्चिम बंगाल की तत्कालीन अपोजिशन लीडर श्रीमती ममता बंदोपाध्याय द्वारा अनिच्छुक किसानों को राजनीतिक समर्थन मिला, जिससे ये विरोध हुआ था। माननीय ममता बंदोपाध्याय का तृणमूल कांग्रेस एंड अनिच्छुक किसानों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई, सेव फार्मलैंड मूवमेंट। इस कमेटी को कई एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, कई बुद्धिजीवी, सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, लीगल बॉडीज, सोशल एक्टिविटीज, इवन काफी फिल्म स्टार एंड नोबेल विजेता भी इसे समर्थन किया, जिससे ये प्रोटेस्ट अब एक भयंकर रूप ले चुका था। एक्चुअली में ये लैंड एक्विजिशन काफी हद तक इलीगल था। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने भी माना। सीपीआईएम पार्टी के कैडर्स एंड कुछ लोकल लोग जो सीपीआईएम का सपोर्ट में था, एक्चुअली ये सीपीएम पार्टी का सपोर्ट मिलता हुआ वो किसान था जिनके पास काफ़ी सारे ज़मीन थे एंड जिनको फ़ायदा मिल रहा था। उन्होंने टाटा को वेलकम किया, और जिस किसानों का सब कुछ लूटा गया था एंड जिस किसानों ने सब कुछ खो बैठा था, उन्हें मारना, डराना, धमकाना शुरू किया। इसी बीच एक किसान दबाव में आके अपने सब कुछ खोने का डर से जिंदगी से हार मान ली, सुसाइड की। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने सिंगूर में पहले 1 महीने के लिए सेक्शन 144 लागू की, जो कि आगे चल के अनिर्दिष्ट कालों के लिए रख दी गई। एंड इसी दौरान चीफ प्रोटेस्टर ममता बनर्जी को सिंगूर में घुसने से रोका गया
और तब जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, विधानसभा भंगचूर की गई। बाद में ममता बनर्जी ने 26 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर चले गए और उन्होंने अनिच्छुक किसानों का हलफनामा प्रस्तुत की। 4 दिसंबर ममता बनर्जी कोलकाता में 26 दिनों के लिए भूख हड़ताल शुरू की और तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी ममता बनर्जी का स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन जी से बात करी। प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने ममता बनर्जी से अनशन वापस लेने का भी अपील की, क्योंकि लाइफ इज प्रीशियस। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर को फैक्स कर दी और उन्होंने तुरंत उस लेटर को ममता बनर्जी को दी। एंड लेटर मिलने के बाद फाइनली ममता बनर्जी ने 29 दिसंबर का आधी रात को अनशन तोड़ा। ये आरोप है कि सरकार ने फैक्ट्री सेटअप करने का इंफॉर्मेशन छुपाया एंड खुद विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला था। खास तौर पर टाटा मोटर्स को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सरकार द्वारा जो कंसेशन दिया गया था, पॉलिटिकली उसका खुलासा कभी नहीं किया गया। एंड जो 997 एकड़ फार्मलैंड एक्वायर किया गया था, आप सुन के हैरान होंगे कि उनमें से 912 एकड़ लैंड फोर्सफुली एक्वायर किया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने फर्स्ट फेज में इस लैंड एक्विजिशन को इलीगली डिक्लेयर किया। इसके बाद कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को करेक्ट फिगर सबमिट करने को कहा एंड स्टेट गवर्नमेंट ने किया भी, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। बाद में जून 2007 में सरकार ने ये एडमिट किया कि 30% लैंड फोर्सफुली एक्वायर किया गया था, लेकिन ये तक नहीं क्लियर किया कि उनमें से कितने किसानों को जमीन का एक्चुअल भाव नहीं दिया गया था और कितने किसानों से फोर्सफुली लैंड एक्वायर किया गया था, एक भी रुपया नहीं देके। 3 अक्टूबर 2008 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ एक छोटा मीटिंग के बाद सर रतन टाटा जी ने नैनो प्रोजेक्ट को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने का डिसीजन ऑफिशियली डिक्लेयर करी। टाटा ने इस पूरे सिचुएशन पर काफ़ी हताश हुए। टाटा ने सिंगूर आने से पहले ये क्लेम की थी कि नैनो प्रोजेक्ट के बाद सिंगूर एक मिनी ऑटो सिटी बन जाएगा। लगभग 70 वेंडर नैनो प्रोजेक्ट के आसपास फैक्ट्री सेटअप करेंगे। सिंगूर में टोटल 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की प्लान था। खैर वो सब तो यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन किसान समर्थन अभियान पर सवार होके ममता बनर्जी एंड उनके तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गए 34 इयर्स की लेफ्ट रूल को समाप्त करके। एंड कोर्ट की ऑर्डर के बाद किसानों को एक बार फिर से अपना जमीन वापस मिलने लगी, जहां से टाटा नैनो तो नहीं निकल पाया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।